स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक साम्य। इसको बोल दिया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। आयनिक साम्य जो चैप्टर है इसको स्टडी करने से पहले हमको लॉग और एंटी लॉग के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो कैलकुलेशन होती है ना, उसके अंदर लॉग और एंटी लॉग की बहुत सारी कैलकुलेशन आती है हमारे पास में। तो हम सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लॉग और एंटी लॉग के बारे में समझ लेते हैं। और कुछ ऐसे भी फॉर्मूले जो लॉग की जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वहां पर वो फॉर्मूले हमारे काम आते हैं, तो उन फॉर्मूले को हम समझ लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग की बात करें, कुछ जनरल फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको। देखो, जैसे लॉग एक तो हम लिखते हैं ई बेस में, एक लिखा जाता है लॉग 10 बेस में। ठीक है, जैसे ये लिखा मैंने, फर्स्ट लिखा ln(x), इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग ई बेस x। ठीक है, अब ये जो लॉग ई बेस x है ना, इसको 10 बेस में चेंज करना है। तो ई बेस को अगर 10 बेस में चेंज करना है तो आप इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 10 बेस x, ऐसे लिखा जा सकता है, या ये भी लिखा जा सकता है 2.303 इंटू log x। देखो, ये जो log है ना, जैसे log है ना, log के साथ में अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड है कि वो 10 बेस ही है। हाँ, अगर वो ई बेस होगा ना तो साथ में लिख देगा log ऐसे करके, और ये लिख देगा e, इसका मतलब ई बेस है। और अगर केवल सिंपली log लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 10 बेस होता है। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट तो आपको ये बता रहा है कि आपने ई बेस को 10 बेस में कैसे चेंज कर दिया। तो log को ई बेस में, उसको 10 बेस में चेंज करना है, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा पहला पॉइंट बता रहा है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा ना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो सपोज आपके पास में आपके पास ऐसे लिखा हुआ था, आपके पास लिखा हुआ है, ये लीजिए, ये नेचुरल लॉग 2 लिखा हुआ है, आपको इसको 10 बेस में चेंज करना है। तो इसको 10 बेस में चेंज करने का तरीका आप इसको ऐसे लिखेंगे 2.303 इंटू log 10 बेस 2, ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, log x इंटू वाई है, log x इंटू वाई, तो log x इंटू वाई इक्वल टू होता है log x प्लस log y। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ऐसे लिखा हुआ है, एग्जांपल भी मैं आपको समझाता चलता हूँ। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ था log 2 इंटू 5 लिखा हुआ था। ठीक है, log 2 इंटू 5 पे इसको लिखा जा सकता था log 2 प्लस log 5, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें log x इंटू वाई जो है, log x इंटू वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आएगा, log x इंटू वाई इक्वल टू होता है log x प्लस log y। एक ये log का फॉर्मूला होता है। एक log का फॉर्मूला और है, log x अपॉन y को लिखा जा सकता है log x माइनस log y। log x अपॉन y होता है log x माइनस log y। एक और है, log x का पावर y इक्वल टू होता है y log x। ये लीजिए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनको आपको ध्यान रखना होता है। ये वैसे छोटी क्लासेस के अंदर भी मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लॉग की कुछ वैल्यूज बता देते हैं कि लॉग की वैल्यूज क्या होती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करें आपसे वैल्यूज ऑफ लॉग। लॉग की वैल्यू जैसे होता है ना, log 1, log 2, log 3, तो उनकी वैल्यूज बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें log 1 की। log 1 की वैल्यू 0 होती है। जितनी भी वैल्यूज बता रहा हूँ ये सब 10 बेस में लिखी हुई है, ये सब 10 बेस होती है। कैसे बोल सकते हैं, हम जितने भी log की वैल्यू जानते हैं ना, जैसे log 2, log 3, log 5, हमने जितने भी log की वैल्यू याद करेंगे ये सब 10 बेस में। अगर ई बेस में लिखा हुआ है तो आप उसको पहले 10 बेस में चेंज करेंगे। तो मैं आपको जो याद करा रहा हूँ वो सब 10 बेस की वैल्यूज है। तो log 1 कितना हुआ, log 1 होता है हमारा 0, log 2 होता है 0.3010, log 3 है 0.4771, log 4 0.6020। अच्छा, log 4 को बहुत आसान है, log 4 को आप ऐसे लिख दो ना, 4 है ना, इसको 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करते क्या बनेगा, 2 log 2, log 2 0.30, उसका डबल किया तो आ जाएगा ना 0.6020। log 5 की बात करें, log 5 को भी याद करना बहुत आसान है। log 5 को लिख दिया करो 10/2। 5 की जगह क्या लिखेंगे, 10/2, तो लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2। log 10 होता है 1, log 2 अभी बताया था 0.3010 माइनस किया तो आ जाता है 0.699। तो log 5 की वैल्यू होती है 0.699। तो log 5 को याद करने का तरीका, 5 को लिख सकते हैं 10/2 और उससे भी सोल्व किया जा सकता है log 6 को लिखेंगे आप 2 into 3 तो बन जाएगा log 2 into 3, log 2 plus log 3। log 2 बता दिया आपको 0.3010, log 3 0.47, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.7781, ये हमारे पास में log 6 आ जाता है। नेक्स्ट log 7, हाँ, log 7 की जो वैल्यू है ये आपको याद कर लेनी है। तो log 7 की वैल्यू होती है 0.845। log 7 की वैल्यू है
0.845, ये हमारे पास में log 7 होता है। नेक्स्ट हमने लिया log 8, 8 को भी याद करना बहुत आसान, 8 को लिख दिया करो 2 पावर 3, 2 पावर 3 क्या बनेगा 3 log 2, log 2 ये रहा, उसका 3 टाइम्स कर दिया तो log 8 आता है 0.9030। नेक्स्ट आता है log 9, 9 को लिखा करो 3 का स्क्वायर यानी 2 log 3, log 3 ये रहा, इसका 2 टाइम्स किया तो log 9 हमारे पास आता है, log 9 की वैल्यू होती है 0.9542। नेक्स्ट लिया हमने log 10, log 10 होगा 1, log 11 की वैल्यू होती है 1.04। log 100 पे चले, log 100 होता है, 100 को लिखो आप 10 की पावर 2 यानी 2 log 10 तो log 100 आ जाएगा 2, log 1000 को लिखेंगे 10 to power 3, 3 log 10 तो log 1000 होता है 3। ये हमने आपको log की वैल्यूज बता दी है। ये जितनी भी log की वैल्यूज है ना, इसमें केवल आपको क्या करना है, वैसे देखा जाए तो एक तो आपको log 2 याद करना है, log 1 तो याद रह जाता है, log 10 भी याद रह जाता है, एक तो आपको log 2 याद करना है, एक आपको log 3 याद करना है और एक आपको log 7 याद करना है। बाकी सारी log की वैल्यूज अपने आप आ जाती है। जैसे log 1 तो 0 हो गया, log 2 log 3 मैंने याद करवा दिया, log 4 को लिखा 2 का स्क्वायर उससे आ जाएगा, 5 को लिखेंगे 10/2 ये भी आ जाएगा, log 6 को लिखेंगे 2 into 3, log 7 याद करने के लिए मैं आपसे बोल ही रहा हूँ, log 8 को लिख देना 2 पावर 3, log 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, log 10 1 होता है, log 11 ये याद कर लेना, log 100 होता है 2 का मतलब 10 की पावर 2 और ये आता है 1000 10 की पावर 3। इस टाइप से हमको ये log की वैल्यूज याद करनी होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने log बताया ना, अब मैं आपको एंटी log सिखा रहा हूँ। एंटी log जैसे मैंने लिखा एंटी log ऑफ x, x का एंटी log, तो x का एंटी log होता है 10 to power x, x का एंटी log क्या होगा 10 to power x। जैसे मेरे से बोला जाए एंटी log ऑफ 2 तो एंटी log ऑफ 2 क्या लिखूंगा 10 to power 2, मेरे को लिखना है एंटी log ऑफ 3 तो एंटी log ऑफ 3 आता है 10 to power 3, एंटी log ऑफ 10 तो 10 to power 10 बन जाता है। तो एंटी log ऑफ x होता है 10 to power x। ठीक है, जैसे मेरे को लिखना है एंटी log ऑफ 2, एंटी log ऑफ 2 क्या होगा तो 10 to power 2 होगा और 10 to power 2 100 होता है। मेरे को लिखना है एंटी log ऑफ 3 तो एंटी log ऑफ 3 होगा 10 to power 3 यानी कि 1000 बन जाएगा। एंटी log ऑफ 0.3010, अब इसको समझना, जैसे आपने लिखा एंटी log ऑफ 2, एंटी log ऑफ 2 कितना आया 100 आया ना, एंटी log ऑफ 2 कितना आया 100 आया, ऐसे पूछते हैं 100 का log 2 होता है, इसको समझना। देखो log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3010, इसका मतलब ये हुआ 0.3010 का एंटी log होगा 2। नेक्स्ट log 3 कितना है, log 3 हमारे पास है 0.4771, इसका मतलब ये हुआ 0.4771 का एंटी log होगा 3। log 4 होता है 0.6020, इसका मतलब 0.6020 का एंटी log होगा 4। log 5 होता है 0.699, इसका मतलब 0.699 का एंटी log होगा 5। log 6 होता है 0.7781, इसका मतलब 0.7781 का एंटी log होगा 3। log 7 होता है 0.84, इसका मतलब 0.845 का एंटी log होगा 7। आगे बढ़ते चलते यहाँ जाते log 100 2 होता है, इसका मतलब 2 का एंटी log 100 होगा, जो भी मैंने बताया था। log 1000 होता है 3, इसका मतलब 3 का एंटी log 1000 होगा। ये मैंने आपको अभी सिखाया, ये तो बताया था। देखो अब लिखा हमने एंटी log ऑफ 0.3010, तो कैसे समझे कि log 2 0.3010 होता है, इसका मतलब 0.3010 का एंटी log 2 होगा। नेक्स्ट एंटी log ऑफ 0.48, याद करो log 3 होता है 0.48 यानी 0.48 का एंटी log होगा 3, ये लीजिए 3 लिख दिया। एंटी log ऑफ 0.60 यानी log 4 होता है 0.60 का एंटी log होगा 4। नेक्स्ट लिखा मैंने एंटी log ऑफ 0.70, log 5 होता है 0.70 का एंटी log होगा 5। एंटी log ऑफ 0.78, log 6 होता है 0.78 का एंटी log होता है 6, ये लीजिए। एंटी log ऑफ 0.85 का एंटी log ऑफ 0.85, log 7 जो है log 7 होता है 0.85, तो 0.85 का एंटी log होता है 7, ये लीजिए इसका एंटी log होता है 7। ये हमने आपको एंटी log बता दी है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कई बार क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू होती है, डेसिमल का मतलब दशमलव वाली संख्या, जैसे होता है ना 10.2 हो गया, 5.2 हो गया, 4.3 हो गया, इसको बोला जाता है दशमलव वाली संख्या। तो दशमलव वाली संख्या के एंटी log कैसे लिए जाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ।
और दशमलव वाले भी कैसे धनात्मक दशमलव वाले, मतलब जैसे +4.3 +5.6 ये सब क्या है, दशमलव है पर वो दशमलव की संख्या तो पर वो भी धनात्मक है। तो हमने लिखा एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू। अब आपको बता देते हैं धनात्मक दशमलव वाली संख्या के एंटीलॉग कैसे लिए जाते हैं। देखो मैंने लिखा जैसे मेरे को लेना है एंटीलॉग ऑफ x दशमलव y, x इंटू नहीं लिखा x दशमलव y, जैसे बोलते ना 4.3 5.4 इसका मतलब दशमलव वाली संख्या। तो मेरे को एंटीलॉग लेना है x दशमलव y का, तो x दशमलव y का एंटीलॉग लिखा जाता है एंटीलॉग ऑफ x इंटू एंटीलॉग ऑफ y। देखो एंटीलॉग ऑफ x इंटू एंटीलॉग ऑफ y, जैसे मेरे को लिखना है एंटीलॉग लिखना भैया 5.6 का, और 5.6 का एंटीलॉग क्या होगा, इसको लिखूंगा ना एंटीलॉग ऑफ 5 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.6, और 5 का एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग किसी का एंटीलॉग होता है 10 टू पावर x का एंटीलॉग क्या बताया था 10 टू पावर x, तो 5 का एंटीलॉग ऑफ 5 क्या होगा, तो 10 टू पावर 5, इसका एंटीलॉग तो होगा 10 टू पावर 5, ये लिखा मैंने एंटीलॉग ऑफ 0.6। आप जानते होंगे log 4 होता है 0.6, यानी 0.6 का एंटीलॉग 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 5। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5.6 का एंटीलॉग आता है 4 इंटू 10 टू पावर 5। और बताता हूँ आपको मैं, मेरे को जैसे एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल लिया मैंने एंटीलॉग ऑफ 10.3 का एंटीलॉग लेना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं एंटीलॉग ऑफ 10 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.3। एंटीलॉग ऑफ 10 होता है 10 टू पावर 10, ये 10 टू पावर 10, एंटीलॉग ऑफ 0.3 आप जानते हैं log 2 होता है 0.30, तो 0.3 का एंटीलॉग होता है 2, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 10। ये लीजिए इसका आंसर है 2 इंटू 10 टू पावर 10, ये इसका एंटीलॉग लिया जाता है। तो ये मैंने एंटीलॉग किसका सिखा दिया आपको, ये मैंने आपको एंटीलॉग सिखा दिया दशमलव वाली संख्या, पर वो भी धनात्मक दशमलव वाली संख्या। कई बार क्या होता है दशमलव वाली संख्या तो होती है पर वो ऋणात्मक दशमलव वाली संख्या होती है, उसके बारे में भी हम आपसे आज बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखो मैंने लिखा एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव डेसिमल वैल्यू, इसका मतलब दशमलव वाली संख्या का एंटीलॉग तो लेना है पर वो ऋणात्मक दशमलव है, जैसे -3.2 -5.4 -10.9, ये क्या है दशमलव वाली संख्या तो है पर ये ऋणात्मक दशमलव वाली संख्या, इनके एंटीलॉग कैसे लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बच्चों। मेरे को लेना है कि ऋणात्मक दशमलव वाली संख्या है तो इसका एंटीलॉग लेना है मेरे को एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव डेसिमल वैल्यू, इसका फॉर्मूला बना रखा है इक्वल टू एंटीलॉग, समझ लेना पहले एंटीलॉग ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने 1 माइनस वैल्यू आफ्टर डेसिमल विद डेसिमल, इसका मतलब है दशमलव की बाद की संख्या वो भी दशमलव सहित। इसका मतलब एक में से क्या माइनस करना है, एक में से हमको दशमलव की बाद की संख्या को माइनस करना है वो भी दशमलव सहित, ब्रैकेट बंद इंटू 10 की घात माइनस 1 प्लस 10 की घात माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं 1 प्लस वैल्यू बिफोर डेसिमल, दशमलव के पहले की संख्या। 1 प्लस 1 में क्या जोड़ना है, 1 के अंदर दशमलव की पहले की संख्या जोड़ना है, और यहाँ पर 1 में से क्या माइनस करना है, 1 में से दशमलव की बाद की संख्या माइनस करनी है वो भी दशमलव से। एग्जांपल लेके आपको समझाते, ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। मेरे को लेना है एंटीलॉग ऑफ -5.4, मेरे को -5.4 का एंटीलॉग लेना है। अब -5.4 का एंटीलॉग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एंटीलॉग ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 में क्या माइनस करेंगे दशमलव की बाद की संख्या दशमलव से। अब दशमलव की बाद की संख्या कितनी क्या है 4 है ना, दशमलव से का मतलब 0.4 लिखेंगे, एक में से 0.4 को माइनस कर दिया इंटू 10 की घात ब्रैकेट में 1 प्लस एक में क्या जोड़ते हैं दशमलव की पहले की संख्या, दशमलव की पहले की संख्या 5 है, एक में 5 जोड़ दिया तो बनेगा 6, तो ये बन जाएगा एंटीलॉग ऑफ 1 माइनस 0.4 इंटू 10 टू पावर -6। एक में से 0.4 को माइनस किया तो बनेगा 0.6, तो इसको लिख सकते हैं अपन एंटीलॉग ऑफ 0.6 इंटू 10 टू पावर -6। एंटीलॉग ऑफ 0.6 आपको पता है log 4 होता है 0.6 का एंटीलॉग 4, तो मैंने आंसर लिख दिया 4 इंटू 10 टू पावर -6। ये मैंने आपको -5.4 का एंटीलॉग लेना सिखा दिया। एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरे को लिखना है एंटीलॉग ऑफ -7.3। बच्चों बहुत आसान है, एक बार कांसेप्ट दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि एंटीलॉग कैसे लिया जाता है, बहुत ही आसान है। एंटीलॉग ऑफ -7.3, ठीक है। अब एंटीलॉग ऑफ -7.3 क्या लिखेंगे, तो एंटीलॉग एक में से क्या माइनस करना है दशमलव की बाद की संख्या दशमलव से, यानी एक में से 0.3 को माइनस कर दो ब्रैकेट बंद इंटू 10 की घात माइनस एक में क्या जोड़ना दशमलव के पहले की संख्या, एक में 7 जोड़ेंगे तो 8, तो 10 की घात -8, एक में से 0.3 को माइनस किया तो कितना है 0.7 आता है, log 5 होता है 0.70 एंटीलॉग होगा 5, आंसर देंगे 5 इंटू 10 की घात -8। हाँ अगर ये ऐसे नहीं होता, ये माइनस नहीं होता, केवल और केवल यहाँ होता एंटीलॉग ऑफ 7.3, क्या होता एंटीलॉग ऑफ 7.3, तो उसको कैसे लिखते हैं एंटीलॉग ऑफ 7 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.3। एंटीलॉग ऑफ 7 आता है 10 टू पावर 7, एंटीलॉग ऑफ 0.3 आ जाएगा
2, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻7। देखो माइनस की वजह से आंसर कुछ और आ रहा है, समझ गए बात को। तो क्वेश्चन जब देखे तो ऐसे नहीं कि दशमलव देख के आपने सोल्व कर दिया, ये भी देख लेना दशमलव पॉजिटिव दशमलव है या फिर वो नेगेटिव दशमलव है। अगर नेगेटिव दशमलव है तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको बताते हैं, एक और एग्जांपल लिया मैंने एग्जांपल ले लिया एंटी लॉग ऑफ -8.7 -8.7 का एंटी लॉग लेना है। अब आप खुद ही सोचिए कैसे लिखेंगे। एंटी लॉग 1 में से 0.7 को माइनस किया, 1 में से 0.7 को माइनस कर दिया, इनटू 10 टू पावर 1 में क्या जोड़ना 8, तो 10 टू पावर -9 बनेगा। 1 में से 0.7 माइनस किया तो 0.3 आता है, एंटी लॉग ऑफ 0.3, लॉग 2 होता है 0.3 का एंटी लॉग 2। आंसर देंगे 2 × 10 टू पावर -9 आंसर आ जाता है। 2 × 10 टू पावर -9 ये लीजिए, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। और बताते हैं आपको आगे, देखिए अब ये तो मैंने आपको लॉग एंटी लॉग के बारे में सिखा दिया। ये जो आयनिक साम्य चैप्टर है इसके अंदर हमको जरूरत पड़ती है पीएच स्केल की। पीएच वगैरह सभी बच्चे समझते हैं पीएच का मतलब, ठीक है। पीएच वगैरह तो जानते ही है, हल्का फुल्का आइडिया तो आपको है। हम तो कैलकुलेशन के बारे में समझा रहे हैं आपको, हम आपको बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। पीएच जो स्केल है इसको बेसिकली वैज्ञानिक थे सोरेनसन इसने दिया था। पहली बात तो ये जो पीएच स्केल है इसको सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये पीएच स्केल है। पीएच बराबर क्या होता है, तो पीएच बराबर होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का नेगेटिव जो लॉगरिथम है इसको बोल दिया जाता है पीएच। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H + n की सांद्रता। पीएच बराबर क्या है, पीएच बराबर है माइनस लॉग H + n की सांद्रता। तो जैसे पीएच बराबर ये है, ऐसे बोल सकता है H + n की सांद्रता का लॉग ले और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन जाएगा पीएच। या ऐसे बोल सकते हैं OH की सांद्रता है, सुनो देखो OH की सांद्रता है, उसका लॉग लिया, उसके आगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको लिख दिया जाता है POH। ये POH बना दिया हमने, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपको H + n की सांद्रता दे रखी है, H + n की सांद्रता दे रखी है 10⁻³ m, आपसे बोला गया पीएच लेकर आना है। ये क्या करेगा, आपको H + n की सांद्रता देके आपसे पीएच पूछेगा। तो वही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको H + n की सांद्रता दे रखी है 10 टू पावर -3 m, आपसे बोला गया इसका पीएच क्या होगा। अब आपको पता है किसी का पीएच निकालना हो तो क्या करेंगे, उसकी जो भी H + n की सांद्रता है उसका पहले लॉग लेंगे और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएच आ जाएगा। तो H + n की सांद्रता है 10⁻³ तो मैंने क्या किया, पहले इसका लॉग लिया, तो लॉग H + n की सांद्रता क्या होगी, इसका लॉग लेंगे। 10⁻³ का लॉग क्या लिखा जाएगा, -3 लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 तो 1 होता है। इससे मेरे को पता लगा लॉग H + n की सांद्रता आ गई -3, दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा माइनस लॉग H + = कितना होगा 3 log 10, यानी ये तो 3 आ जाएगा। और माइनस लॉग H + को क्या बोलते हैं पीएच, तो आंसर क्या देंगे पीएच बराबर 10 आ जाएगा। ये पीएच बराबर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको देख कैसे मिल रहा है, जैसे H + n की सांद्रता 10⁻³ है तो इसका पीएच 3 आ गया। देखो H + n की सांद्रता 10⁻³ है तो इसका पीएच 3 आ गया। तो मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बना ली। ट्रिक क्या बना दी, देखो उधर H + n की सांद्रता कितनी 10⁻5 है तो मैं इसका पीएच डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, इसका पीएच 5 आ जाएगा। कैसे आप लोग लेके सोल्व करके देख लो, ये तो ये आने वाला है, ठीक है। मैंने इसको एक जनरल फार्मूला बता दिया, ये फार्मूला लिख दिया कि H + n की सांद्रता है 10⁻A। देखो उधर H + n की सांद्रता क्या है 10⁻A है तो मैं इसका डायरेक्ट pH A लिख सकता हूं ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो आपसे बोला जाए H + n की सांद्रता है, H + n की सांद्रता 10⁻4 तो pH 4 आ जाएगा। H + n की सांद्रता है 10⁻6 तो pH उसका 6 आ जाएगा। तो देखो H + n की सांद्रता अगर है 10⁻A, इसका pH A आ जाएगा। दूसरा एक और समझना, एक और एग्जांपल लिया H + n की सांद्रता दे रखी है 2 × 10⁻3, हमसे बोला गया इसका pH कितना होगा। पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो लॉग लेंगे, इसका लॉग लेते हैं। तो लॉग H + = क्या होगा, इसका लॉग लेना है, इसका लॉग ये तो क्या हो जाएगा x मान लो, इसको y मान लो तो x × y हो जाएगा। तो इसका लॉग क्या लिखा जाएगा, log x + log y। तो log 2 + log 10 टू पावर -3 और -3 आगे लिया तो लिख जाएगा -3 log 10, log 10 1 होता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया log 2 - 3। यहां तक समझ में आ गया आपको। इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस log H + = आ जाएगा 3 - log 2 माइनस log H + की जगह लिखा मैंने pH, 3 की जगह 3 लिखा और ये log 2 लिख दिया है, ठीक है। log 2 होता है 0.30 और 3 में से 0.30 को मल्टीप्लाई माइनस करें तो हमारे पास आ जाए 2.70। ये आंसर आ जाएगा pH = 2.70। आप तो एक काम करो, आप तो ये H + n की सांद्रता दे रखी है ना, इस pH को डायरेक्ट देखो
आपके पास H प्लस आयन की सांद्रता थी 2 × 10⁻³ इसका pH क्या लिखा मैंने 3 - log 2 3 - log 2 का मतलब 2 × 10⁻³ है ना 3 ये 3 यहाँ का ले लिया 3 आ गया -log 2। अब इसको मैं एक जनरल फॉर्मूले में से लिख सकता हूँ। मान लो मेरे को H प्लस आयन की सांद्रता दे रखी है A × 10⁻⁻⁵। मेरे को H प्लस आयन की सांद्रता क्या दे रखी है A × 10⁻⁻⁵, तो इसका मैं pH डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ B - log A। यार ये तो लिख रखा ना, ये A हो गया A × 10⁻⁻⁵ हो गया, तो क्या लिखा जाएगा B - log 2। ये लीजिए ये आ गया ना 3 - log 2, ये लीजिए। ठीक है, मान लो आपको OH आयन की सांद्रता दे दी, जिसे आपने H प्लस से pH निकाला ना, इसी प्रकार से आप OH आयन की सांद्रता से pH निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपको OH आयन की सांद्रता दे रखी है 10⁻⁻⁵, इसका मतलब इसका pH आ जाएगा B। आपको मान लो OH आयन की सांद्रता दे रखी है A × 10⁻⁻⁵, तो इसका pH हम क्या लिखेंगे B - log A। इस प्रकार से हम ये डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए। तो ये बेसिकली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमारे प्रैक्टिस में होगी ना, तो क्वेश्चन वगैरह को सोल्व करने में हमको टाइम कम से कम लगेगा, ये हम इसलिए इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब pH बराबर होता है, pH जो है ना, अब pH की बात कर रहे हैं तो pH बराबर होता है -log H प्लस आयन की सांद्रता। pH बराबर है, ये लिखा pH बराबर है -log H प्लस आयन की सांद्रता। इसका मतलब ये हुआ अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान कम होगा। pH बराबर -log H प्लस आयन की सांद्रता है, तो मैं इससे पूछ सकते हैं अगर H प्लस आयन की सांद्रता का मान बढ़ता है, H प्लस आयन की सांद्रता का मान बढ़ेगा तो pH का मान कम होगा। ऐसे बोल सकते हैं OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान कम होता है। आपको एक बात और बता देते, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर pH और pH का जो सम है वो होता है 14। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री पर, ये रूम टेम्परेचर बोल दिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर pH और pH का सम होता है 14। ठीक है, pH और pH का योग होता है 14। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता समझना, H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो ऐसे बोलते ना, कई बार क्या करते हैं हमको H प्लस आयन की सांद्रता देके हमसे पूछ लेते हैं इनमें से सब ज्यादा अम्लीय कौन है, क्षारीय कौन है। तो सीधी सीधी बात है, जिनकी H प्लस आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होती है वो उतनी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और जिनकी OH आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होती है उतना क्षारीय प्रकृति का होता है। सुनो वापस बताते हैं, यानी जो अम्लीय सांद्रता होती है या जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है अम्लीय सामर्थ्य। और जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षारीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य एंड क्षारीय सामर्थ्य। ये लीजिए अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो अम्लीय सामर्थ्य होता है, वो H प्लस आयन की सांद्रता के समानुपाती होगा या pH के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब जिस अम्ल का pH मान जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी, या जिसका pH मान जितना कम होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा जो क्षारीय सामर्थ्य है वो OH आयन की सांद्रता के समानुपाती है, या ऐसे बोलते pOH के व्युत्क्रमानुपाती है, या बोलते pH के समानुपाती है। इसका मतलब pH जितना ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य उतना ज्यादा, pH जितना कम अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आ गया। इसका मतलब pH की वैल्यू बढ़ने के साथ क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है, अम्लीय सामर्थ्य कम होता है, और pH का वैल्यू कम होने के साथ अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है और क्षारीय सामर्थ्य कम होता है। अगर pH बढ़ेगा तो pH कम होगा, कारण क्योंकि दोनों का योग तो 14 होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने एक pH स्केल बना दिया, एक स्केल बना दिया। मैंने आपसे क्या बोला, pH और pOH का जो सम है वो 14 होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उदासीन बिंदु के लिए pH का मान 7 होता है। अगर pH का मान 7 होगा उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं उदासीन बिंदु पर pH और pOH दोनों का मान 7 होता है, और जोड़ेंगे 7 + 7 = 14, मतलब 14 आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखें उदासीन बिंदु के लिए pH का मान 7 होता है। मैंने pH स्केल बना दिया, ये pH स्केल बनना है। देखो मैंने यहाँ से स्केल बना दिया, 0 से चालू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 तक हमने स्केल बना दिया, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या बोला,
अब मैंने आपसे बोला कि जो 7 वाला पीएच जो 7 है ना वो तो उदासीन बिंदु है, तुमने बोल दिया जो पीएच 7 है यहाँ पर तो होगा न्यूट्रल, उदय तो हो गया हमारा उदासीन बिंदु, ठीक है। पीएच का मान 0, इसका मतलब 0 से लेके 7 तक जिनका भी पीएच होगा ये सब होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के, ये होगा एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर का मतलब अम्लीय प्रवृत्ति, और 7 के ऊपर चले तो 7 से लेके 14 के बीच में जिनका भी पीएच होता है वो होता है शारीरिक प्रवृत्ति के। तो हम सीधा सीधा स्केल की बात करें कि अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो एसिडिक नेचर का होगा, किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो बेसिक नेचर का होगा, और पीएच का मान अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। ये कब बता रहा हूँ स्केल, जब ताप का मान है 25 डिग्री सेल्सियस। ये स्केल हमने 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर बना दिया है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला कि पीएच और पीओएच का योग तो 14 होता है, तो देखो यहाँ पर पीएच कितना है 0 है, अगर यहाँ पीएच 0 होगा तो पीओएच का मान 14 होगा। इस वाले पॉइंट पर पीएच का मान 1 है तो पीओएच का मान 13 होगा। इस वाले पॉइंट पर पीएच का मान 2 है तो पीओएच का मान 12 होगा। यहाँ पीएच 3 है तो पीओएच का मान 11 होगा। यहाँ पीएच हमारा 4 है तो पीओएच का मान 10 होगा, ठीक है, क्योंकि पीएच और पीओएच का ये सम तो 14 होता है। इस वाले पॉइंट पर पीएच का मान 5 है तो पीओएच हमारा 9 होगा। पीएच का मान 6 तो पीओएच का मान 8 होगा। इस वाले पॉइंट पर पीएच का मान 7 है तो पीओएच का मान भी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पीएच हमारा 8 है तो पीओएच का मान 6 हो गया। पीएच का मान 9, पीओएच का मान 5 हो जाएगा। 10, 4, 11, 3, 12, 2, 13, 1 और 14, 0, सबका सम करके देखो हर जगह 14 आता है। चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। देखो इस पॉइंट पर पीएच का मान कितना है 0 है। अब आप देख सकते हैं जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर गए तो पीएच का मान बढ़ रहा है, ऐसे बोलता है पीओएच का मान कम हो रहा है, ठीक। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना इस पर पीएच का मान कितना है 0 है। अगर यहाँ पीएच का मान 0 होगा तो हम बोल देंगे H प्लस आयन की सांद्रता होगी 10 की घात माइनस 0। तो इस वाले पॉइंट पर H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 0 होगी। यहाँ पर पीएच का मान कितना है 1 है तो H प्लस आयन की सांद्रता होगी 10 की घात माइनस 1। इस वाले पॉइंट पर पीएच का मान कितना है 2 है। अगर पीएच का मान 2 है तो H प्लस आयन की सांद्रता होगी 10 की घात माइनस 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब पीएच को देख के हम H प्लस आयन की सांद्रता भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा ना H प्लस आयन की सांद्रता से पीएच लिख सकते हैं, इसी प्रकार से पीएच से डायरेक्ट हम H प्लस आयन की सांद्रता भी लिख सकते हैं। किसी का पीएच अगर 2 है तो H प्लस आयन की सांद्रता होगी 10 की घात माइनस 2। अगर किसी का पीएच 10 है तो उसका H प्लस आयन की सांद्रता होगी 10 की घात माइनस 10। ये हमने पीएच स्केल बना दिया है। आप देख सकते हैं पीएच स्केल में हम लेफ्ट से अगर राइट की ओर चले तो ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, पीएच का बढ़ता क्रम, या से बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच यानी पीओएच का घटता क्रम। इसका मतलब हम लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं तो पीएच का मान बढ़ रहा है और पीओएच का मान कम हो रहा है। या पे से बोल सकते हैं इधर से इधर जाने पर अम्लीय सामर्थ्य तो कम हो रहा है और सारी सामर्थ्य बढ़ रहा है। ऐसे बोल सकते हैं जिनका पीएच 0 होगा उनकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, और जिनका पीएच 14 होगा उनकी बेसिक नेचर उनका शारीरिक सामर्थ्य सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमने आपको पीएच स्केल के बारे में बता दिया है। इससे क्या होगा हम आगे जब स्टडी करेंगे जो हमारा चैप्टर आयनिक साम्य उसको जब हम स्टडी करेंगे तो ये सारी चीजें अगर हमारे दिमाग में पहले से होगी ना तो चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये जो इसका जो जनरल मैथमेटिकल पार्ट है इसको आपसे पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओके बच्चों, हमने आपको लॉग एंटी लॉग के बारे में समझा दिया है और पीएच के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको दे दिया है, ठीक है। अब आयनिक साम्य के अंदर आयनिक साम्य को स्टडी करने से पहले हम आपको ये बता देते कि चालकता के आधार पर पदार्थों को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो वो पदार्थ होंगे जो विद्युत धारा का चालन करेंगे, एक वो पदार्थ होंगे जो विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। तो हम ये से बोलते हैं कि चालकता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चालकता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कुचालक, एक होते हैं चालक। कुचालक किससे बोलते हैं? कुचालक उसमें बोला जाता है ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते। वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते उनको कुचालक बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अधातु, नॉन मेटल, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, लकड़ी हुई, ये सब विद्युत धारा का चालन नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है कुचालक, नॉन कंडक्टर जिसे बोलते हैं। इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट जो होता है ना वो नॉन मेटल होता है पर उसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अधातुएं जो होती है वो वैसे तो कुचालक होती है पर अधातु के अंदर एक अपवाद है ग्रेफाइट जो अधातु होते हुए भी विद्युत धारा का चालन करता है। इसका कारण है उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है,
ठीक है, अपवाद लिख दिया हमने। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का चालन करता है। तो मैंने आपसे बोला चालकता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कुचालक, एक होते हैं चालक। चालक होते हैं कंडक्टर। कंडक्टर किसे बोलते हैं कि वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उनको बोल दिया जाता है चालक, उनको बोल दिया जाता है कंडक्टर। अब चालक के एग्जाम्पल क्या होंगे तो वो भी देख लेते हैं। चालक भी भैया दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है चालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धात्विक चालक, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरा होता है आयनिक चालक, या इसको बोलते हैं हम विद्युत अपघटनी चालक। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धात्विक चालक या होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। धात्विक चालक किससे बोलते हैं, वह चालक जिनके अंदर विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है उनको बोला जाता है धात्विक चालक, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉन की वजह से चालन हुआ इसलिए बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चालक। हमने यह चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धारा का चालन करते हैं। इसके एग्जाम्पल होता है सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती है वो विद्युत धारा का चालन करती है, और वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। जो धातुएं होती है वो एक तरह से धात्विक चालक की कैटेगरी में आती है, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चालक की कैटेगरी में आती है। दूसरे नंबर पर हमने ले लिया आयनिक चालक। आयनिक चालक को बोल दिया जाता है विद्युत अपघटनी चालक। आयनिक चालक किसे बोलते हैं, आयनिक चालक नाम से पता लग रहा है आयनों की वजह से धारा का चालन करें, तो हमने लिखा यह चालक मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण धारा का चालन करते हैं। इसका मतलब जो आयनिक चालक होते हैं, आयनिक चालक के अंदर भी धारा का चालन तो होगा, पर यहाँ जो धारा का चालन है वो होगा मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण। तो लिखा ना यह चालक मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण धारा का चालन करते हैं, इनको बोलते हैं हम आयनिक चालक। ठीक है, अब आयनिक चालक की बात करें तो आयनिक चालक के जो उदाहरण है उसमें लिया जाता है विद्युत अपघट्य। आयनिक चालक जो है उसके उदाहरण होते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कहेंगे सर विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो विद्युत अपघट्य वो होते हैं ऐसे पदार्थ जो अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोला जाता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य इसकी डेफिनेशन वह पदार्थ जो जलीय विलयन का मतलब उसको जल में घोल दिया गया, गलित अवस्था का मतलब उसको पिघला दिया गया। ठीक है, गलित अवस्था में पानी नहीं मिलाते, जलीय विलयन में पानी मिलाया जाता है। तो गलित अवस्था और जलीय विलयन में अंतर होता है। जलीय विलयन का मतलब जैसे समझो NaCl के जलीय विलयन का मतलब NaCl को जल में घोल दिया, गलित NaCl का मतलब NaCl को लेके उसको पिघला दिया गया, पानी नहीं मिलाया गया। दोनों के अंदर ही आयन पाए जाएंगे, तो एक में आयन आए पानी मिलाने की वजह से और एक में उसको हमने पिघला दिया है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन हमने दी, वह पदार्थ जो जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक, विद्युत अपघट्य भी अब दो प्रकार के होते हैं। एक विद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। पहले देखा हमने प्रबल विद्युत अपघट्य, इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्य किन्हें बोला जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य वो विद्युत अपघट्य होते हैं जिनका 100% आयनन होता है, यह सब उसमें जिनका अल्फा 100% होता है उनको बोला जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाते हैं उनको बोला जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। इसका मतलब जो जलीय विलयन में 100% आयनित हो वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और जिनका आयनन 100% से कम हो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर उदाहरण हमारे पास में प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर एक तो आता है प्रबल अम्ल और एक आता है प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, HNO इत्यादि, ये सब प्रबल अम्ल है। और प्रबल क्षार में हमने ले लिया KOH ले लिया, NaOH ले लिया, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये सब प्रबल क्षार है। तो ध्यान रखना जितने भी प्रबल अम्ल है, जितने भी प्रबल क्षार होते हैं, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य की कैटेगरी में आते हैं, यानी इसका आयनन होता है 100%। नेक्स्ट हमने ले लिया, अच्छा प्रबल विद्युत अपघट्य का एक और उदाहरण है लवण। जितने भी लवण है वो लवण भी प्रबल विद्युत अपघट्य के अंदर ही आते हैं, लवण भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट इत्यादि लवण भी हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य ही होते हैं। नेक्स्ट लिया हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य। बोला था ना विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जिसका आयनन 100% हो, अल्फा जिसका 100% हो। दुर्बल विद्युत अपघट्य जिसका आयनन लेस देन 100% हो। दुर्बल विद्युत अपघट्य वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, या ऐसे बोलते हैं जिनका अल्फा हो लेस देन 1 या लेस देन 100%। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिए जाते हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार।
दुर्बल अम्ल HCN, एसिटिक एसिड, H2CO3, HCOOH, H3BO3, बोरिक एसिड, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं वो सब दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं, एक तो होते हैं दुर्बल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार हमने ले लिया, इसे NH4 से ले लिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड ले लिया इत्यादि। ये सब क्या है हमारे पास में? ये सब हमारे दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल क्षार होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको ये समझा दिया। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता रहे हैं ये जो विद्युत अपघट्य है चाहे दुर्बल हो या प्रबल हो, इस विद्युत अपघट्य के लिए आर्यनेस ने एक सिद्धांत दिया, उसको बोल दिया जाता है विद्युत अपघट्य का आर्यनेस सिद्धांत। तो आर्यनेस सिद्धांत क्या था अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आर्यनेस सिद्धांत का मैंने पहला पॉइंट लिखा, ये बोलता है कि कोई भी विद्युत अपघट्य हो, अगर आप उस विद्युत अपघट्य को किसी ध्रुवीय विलायक में घोलोगे तो ध्रुवीय विलायक में घोलते ही वो आपको धनायन और ऋणायन देगा। जब किसी विद्युत अपघट्य को ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो वो धनायन तथा ऋणायन में आयनित हो जाता है, या ऐसा हो सकता है वो धनायन और ऋणायन के अंदर विभक्त हो जाता है। मतलब कुल मिला के बात ये, किसी विद्युत अपघट्य को अगर किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाए तो वो उसके अंदर हमने को धनायन तथा ऋणायन देगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट इसने बोला कि जो विद्युत अपघट्य का विलयन होता है ना वो हमेशा विद्युत उदासीन होता है। मतलब उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। विद्युत अपघट्य का विलयन विद्युत उदासीन होता है, मतलब कुल धनावेश और कुल ऋणावेश हमेशा बराबर होगा। जैसे NaCl है, NaCl विद्युत अपघट्य जल में घोलेंगे तो एक तो Na प्लस आयन देगा, एक Cl माइनस आयन देगा। मतलब कुल धनावेश +1 हुआ, कुल ऋणावेश क्या हुआ? -1। कुल धनावेश कुल ऋणावेश बराबर है, इसका मतलब ये विद्युत का उदासीन होता है। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट जैसे जल में डाला जाएगा हमको क्या देगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हमको देता है 2 एल्यूमिनियम +3 3SO4 -2। आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? +3 और 2 एल्यूमिनियम है तो कुल धनावेश होगा +6। सल्फेट पे चार्ज कितना है? -2 और 3 सल्फेट है तो ये हो जाएगा -6। तो कुल धनावेश +6, कुल ऋणावेश -6। तो कुल धनावेश और कुल ऋणावेश बराबर है ना, इसका मतलब ये विद्युत उदासीन होता है। तो हमेशा याद रखना विद्युत अपघट्य का विलयन हमेशा ही विद्युत उदासीन होता है। मतलब जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। देखो NaCl को आपने जल में डाला तो देखो आपने एक धनायन मिला एक ऋणायन मिला, इसका धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है। हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट को डाला तो 2 धनायन और 3 ऋणायन है, इसका मतलब धनायन ऋणायन की संख्या अलग अलग है पर कुल धनावेश कुल ऋणावेश तो बराबर है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा विद्युत उदासीन होता है, पर आप ये नहीं बोलेंगे धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या हमेशा बराबर होगी। बराबर हो भी सकते हैं, जैसे NaCl के केस में बराबर है, एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में बराबर नहीं है। तो ऐसा मत बोलना कि धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होगी, आपको ये बोलना है कि कुल धनावेश और कुल ऋणावेश हमेशा बराबर होंगे और आयनों की संख्या बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये इस एग्जांपल से पता लग रहा है। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट बताते हैं इसके लिए। तीसरा पॉइंट, विद्युत अपघट्य विलयन में धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी। ये पॉइंट मैंने अभी भी क्लियर कर दिया। इस पर क्वेश्चन बना दिया, CaCl2 के जलीय विलयन में पहला ऑप्शन दे रखा है Ca+2 तथा Cl- आयनों की संख्या समान होगी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम+2 आयनों की संख्या Cl- आयनों की संख्या की 2 गुना होगी। तीसरा दे रखा है कैल्शियम+2 आयनों की संख्या Cl- आयनों की संख्या की आधी होगी। और फोर्थ दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। तो जनरली इस जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि संख्या बराबर होगी। तो यार बेटा संख्या तो बराबर नहीं होती है। हाँ, कुल धनावेश और कुल ऋणावेश जरूर बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए? देखो ये आपका CaCl2 रहा, ये CaCl2 ये ब्रेक कर लेते हैं। देखो CaCl2 को ब्रेक किया, CaCl2 ब्रेक होता है तो आपको क्या देता है? कैल्शियम+2 Cl- देता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कैल्शियम+2 है और 2 Cl- है। ऐसे बोल सकते हैं Cl- की संख्या कैल्शियम+2 से ज्यादा है। ऐसे बोल सकते हैं कैल्शियम+2 की संख्या Cl- की आधी है। कैल्शियम+2 आयनों की संख्या Cl- आयनों से आधी है। हम इसका थर्ड आंसर दे सकते हैं। समझ आई बात? एक क्वेश्चन और लिया हमने इसी पर, एल्यूमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन में
एल्यूमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन है, ऑप्शन दे रखा है पहला एल्यूमिनियम +3 तथा सल्फेट आयनों की संख्या समान होगी, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी भी बताया था। एल्यूमिनियम +3 आयनों की संख्या सल्फेट आयन की 3/2 गुना होती है। एल्यूमिनियम +3 आयनों की संख्या SO4 - 2 की 2/3 गुना है। एल्यूमिनियम +3 आयनों की संख्या SO4 की 2 गुना होती है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, चलो जी इस एल्यूमिनियम सल्फेट को ब्रेक करके देखें। ये आपका Al2SO4 होल ट्राइजी एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। ये अगर ब्रेक होता है तो ये हमको देता है 2 एल्यूमिनियम +3 SO4 - 2, ये लीजिए, ये हमको देता है। पहला ऑप्शन तो संख्या समान है, देखो पहला तो हो नहीं सकता, इसने क्या बोला, फोर्थ बोला 2 गुना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो हो नहीं सकते। हाँ बस अब सेकंड और थर्ड में से आंसर आएगा 3/2 गुना है या 2/3 गुना है। देखो एल्यूमिनियम +3 आयनों की संख्या सल्फेट की 3/2 गुना है। चलो सेकंड को चेक करते हैं, सल्फेट की संख्या कितनी है, तो 3 है। अगर ये 3/2 होता तो 3 का 3/2 होता है 9/2, तो क्या एल्यूमिनियम 9/2 है क्या, इसका मतलब दूसरा भी नहीं है, के लिए दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं, देखो तीसरा को चेक करें, ऑप्शन से चेक करो ना आप, तो तीसरा आपको क्या दे रखा है, तीसरा आपको दे रखा है एल्यूमिनियम +3 आयनों की संख्या सल्फेट की 2/3 गुना। सल्फेट कितने, 3 का 2/3 गुना निकाले तो इसका 3 गुना करें तो कितना आ गया, 2। तो बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम 2 ही तो है, इसका आंसर दिया जाएगा थर्ड। तो जब आपको ऐसे कंफ्यूजन हो ना, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि 2/3 गुना है 3/2 गुना है, तो ऑप्शन के हिसाब से लिख लो, जैसे मैंने सोल्व करके दिखाया ना, आप ऐसे लिख के सोल्व कर लो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए जी, इसका फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हमने आर्यनिक सिद्धांत के। फोर्थ पॉइंट विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर चले जाते हैं। ये बोलता है कि विद्युत अपघट्य का विलयन है, आप इसके अंदर जैसे धारा प्रवाहित करोगे तो धनायन जो है वो तो चले जाएंगे कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो धनायन अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और जो ऋणायन है वो जाएंगे एनोड की ओर, क्योंकि एनोड हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, हमने एक वो ले लिया एग्जांपल, जैसे मैंने गलित NaCl ले लिया। अगर गलित NaCl लूंगा तो Na+ होगा, Cl- होगा। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो एनोड पे कौन जाएगा, तो Cl- जाएगा और हमको क्लोरीन गैस देगा, और कैथोड पे कौन जाएगा, Na+ और ये हमको सोडियम देगा। तो इसका मतलब ये हुआ विद्युत अपघट्य के विलयन में जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे, जैसे बैटरी लगाओगे तो जो उस विद्युत अपघट्य का आयन है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएंगे। इसको आप ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये कि कंटेनर है और ये हमने इसमें बैटरी लगा दी है, ये लीजिए हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, हमने इसके अंदर ये गलित NaCl ले लिया है, ये हमने इसके अंदर ले लिया है गलित NaCl लिया, इसका मतलब इसके अंदर Na+ आयन होगा और इसके अंदर Cl- आयन होगा। जैसे बैटरी लगाएंगे ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, प्लस वाला ये एनोड, ए का मतलब एनोड और सी का मतलब ये कैथोड हो गया। जैसे आप बैटरी लगाओगे तो आपका जो Na+ आयन है ये लीजिए, इसमें Na+ Cl- है ना, ये लीजिए, इसमें तो Na+ आयन है और एक Cl- आयन है। Na+ आयन जाएगा कैथोड की ओर और Cl- आयन जाएगा एनोड की ओर। ये तो बिगिन लिखी मैंने, एनोड कैथोड की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 5 पांचवा पॉइंट लिखा हमने, विद्युत अपघट्यों के विलयन की प्रकृति उनके आयनों की प्रकृति होती है। ये बोलता है विद्युत अपघट्य की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना वो उसके आयन की वजह से होती है। जैसे कॉपर +2 जो आयन है ना, कॉपर +2 आयन का कलर होता है ब्लू, नीला कलर होता है, तो हम बोलते हैं कि जो जलीय कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर होता है, उसके लिए जिम्मेदार है उसका आयन Cu+2 आयन। तो हमने लिखा एग्जांपल, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का नीला कलर Cu+2 आयन के कारण ही होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत अपघट्य की जो प्रकृति है, विद्युत अपघट्य की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली उसके आयन की वजह से ही होती है। जो आयन की प्रॉपर्टी होगी विद्युत अपघट्य वही प्रॉपर्टी शो करता है। ये हमने आपको 5वां पॉइंट बता दिया। छठा पॉइंट, अब आपने क्या किया, आपने एक विद्युत अपघट्य लिया, विद्युत अपघट्य को जल में मिलाया तो उसका आयनन हुआ। ये बोलता है आयनन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, आयनन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक है, आयनन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, आपने विद्युत अपघट्य को जल में मिलाया तो उसका आयनन होगा। ये बोलता है आयनन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है विद्युत अपघट्य की, और ये क्या बोलता है आयनन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अब वो जो विद्युत अपघट्य उसका जो एक आयनित रूप है और एक उसका जो अनआयनित रूप है, उनके बीच में एक साम्य पाया जाता है जिसको बोला जाता है आयनिक साम्य। ये लिखा हमने
विद्युत अपघट्य की आयनित तथा अनायनित रूप में एक साम्य उपस्थित होगा, जिसको आयनिक साम्य कहा जाता है। इसको आप समझ लीजिए, जैसे आपने एक विद्युत अपघट्य ले लिया AB, ये AB एक विद्युत अपघट्य जल में मिला रहे, इसलिए लिखा मैंने AB, ब्रैकेट में दिया AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय। इसमें जैसे मिलाएंगे आयन क्या देगा A प्लस AQ का मतलब एक्वस, और एक देता हमको B माइनस एक्वस, क्या बोलता है, ये हो गया इसका आयनित रूप और ये हो गया इसका अनायनित रूप। तो ये बोला इसने इसका अनायनित रूप और आयनित रूप के बीच में एक साम्य पाया जाता है और इसी को बोल दिया जाता है आयनिक साम्य। ठीक है, अब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, आप इसका स्थिरांक लिख सकते हैं। तो स्थिरांक लिखा मैंने के, तो के बराबर क्या लिखते हैं, वही उत्पाद अपॉन क्रिया कार्य की सांद्रता। उत्पाद में लिखा A प्लस एक्वस इंटू B माइनस एक्वस अपॉन AB एक्वस। ये जो के है इस के को बोल दिया जाता है आयनन स्थिरांक, इस के को बोला हमने आयनन स्थिरांक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब विद्युत अपघट्य की चालकता आयनों की चालकता के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ आयनों की चालकता जितनी ज्यादा होगी उस विद्युत अपघट्य की चालकता भी उतनी ही ज्यादा होगी, ये मतलब होता है। और एक पॉइंट और है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य इसका वियोजन 100% होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन लेस देन 100% होता है। तो ये बात तय है, ये बात आप मान के चले, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता हमेशा दुर्बल विद्युत अपघट्य से अधिक होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता से अधिक होती है। ठीक है, एक सवाल लिखा मैंने, निम्न में से अधिकतम चालकता है, अधिकतम चालकता बतानी है। पहला दरगा H2SO4, सेकंड दरगा NaCl एल्यूमिनियम सल्फेट और K3 FeCN6। देखो H2SO4 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaCl की बात करें NaCl सोल्ट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी लवण होता है, और लास्ट में दो दरगा ये भी लवण ही होता है, ये सब लवण है, ये सब सोल्ट होते हैं। और आपको पता है ये तीनों तो सोल्ट है, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपसे बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और लवण तो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। इसका मतलब सारे प्रबल विद्युत अपघट्य, जब ऐसा हो एक से ज्यादा प्रबल विद्युत अपघट्य हो तो हम क्या करते हैं, जो जितनी ज्यादा आयन देगा उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। H2SO4 हमको 3 आयन देगा, NaCl हमको 2 आयन देगा, एल्यूमिनियम सल्फेट हमको 5 आयन देगा, और ये लिखा ना हमने K3 FeCN6, इसको ऐसे तोड़ा जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स लवण है, कॉम्प्लेक्स लवण है। K3 FeCN6 ये जो टूटता है, टूट के हमको इस प्रकार से आयन देता है 3K प्लस प्लस FeCN6 इसकी होल पावर -3। आप देख सकते हैं ये हमको कितना आयन देगा, 4। देखो पहला वाला देगा 3, ये देगा 2, ये देगा हमको 5, अभी तोड़ के दिखाया था ना हमने 5, और ये देगा हमको 4। इसका मतलब सबसे ज्यादा चालकता होगी तीसरे वाले की। तो लॉजिक क्या लगा हमने, जब एक से ज्यादा प्रबल विद्युत अपघट्य हो तो जो जितने ज्यादा आयन देगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। ये कॉन्सेप्ट लगा के और हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखें। अब हम आपको बता रहे ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, ये तो हमने आपसे आरएनएस का विद्युत अपघटन सिद्धांत डिस्कस किया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम आपसे क्या कहता है, लिखा हमने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहली बात तो ये जो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है ये केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता। पहला पॉइंट ये लिखा हमने, ये नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है। ठीक है, ओस्टवाल्ड जो वैज्ञानिक है ना, ओस्टवाल्ड जो वैज्ञानिक है, ये ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को आयनिक साम्य पर अप्लाई करा। ओस्टवाल्ड ने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को आयनिक साम्य के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो आपको बता देते हैं ये बात इंफॉर्मेशन के लिए आपके। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है, एक सवाल बना दिया, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है। पहला ऑप्शन दरगा CH3COO Na, दूसरा दरगा HCl KCl और HCOOH। अभी भी यह समझाया था ओस्टवाल्ड का तनुता नियम केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, प्रबल के लिए लागू नहीं होता है। ऑप्शन चेक करें, CH3COO Na लवण होता है, ये तो सोल्ट है, और सोल्ट प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसलिए लागू नहीं होगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल विद्युत अपघट्य, इसके लिए भी लागू नहीं होगा। KCl लवण है, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य, इसके लिए भी लागू नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड ये एक वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड है यानी ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसके लिए लागू होगा। आंसर देंगे फोर्थ के लिए लागू होगा। इस बात का ध्यान रखें, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर पॉइंट।
ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या कहता है? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम ये कहता है कि आपके पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसका जो जलीय विलयन है उसको अगर आप तनु करोगे तो उसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन को तनु किया जाता है तो उसके आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है कि आपने एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन लिया, उसको तनु किया। तनु करने का मतलब होता है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिलाना। तनु करने का मतलब आपने एक विलयन बना लिया, एक विलयन बनने के बाद उसमें दोबारा सॉल्वेंट मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं तनु करना। इसका मतलब एक बार आपने विलयन बना लिया, उसको बनने के बाद अगर आप उसमें फिर से जल मिला रहे, इसका मतलब आप उसको डाइल्यूट कर रहे। ओस्टवाल्ड क्या बोलता है? अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये मान के चले उसकी वियोजन की मात्रा, उसके आयनन की मात्रा अल्फा बढ़ती है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली भी समझाता हूं मैं। माना एक दुर्बल विद्युत अपघट्य AB है, मैंने मान लिया मेरे पास में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य AB, इसके जिसके आयनन की मात्रा हमने अल्फा मान ली और प्रारंभिक सांद्रता हमने C मान ली है। हमने क्या बोला? हमारे पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्य AB है जिसके आयनन की मात्रा है अल्फा और उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो हमने ले ली है C। तो AB है तो इसको तोड़ेंगे, इसका आयनन होगा जलीय विलयन में A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस देगा। प्रारंभिक सांद्रता हमने क्या मान ली? C, तो इसको लिखा C, ये होगा 0, ये 0 हो जाएगा, C 0 0 हो गया, ये लीजिए C 0 0 आ गया। हम बात करें साम्य प्रसांद्रता, तो साम्य प्रसांद्रता क्या लिखेंगे? तो ये लिखा जाएगा C माइनस C अल्फा। ये लिखेंगे C अल्फा क्योंकि 1:1 है ना, ये C 0 0, इसको लिखा हमने C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा, इसको लिखा हमने C अल्फा, इसको लिखा हमने C अल्फा। आप उस x से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको समझ लेना। जैसे आप ऐसे लिखा करते थे ना, इसको मैंने समझाते। आप वहाँ रासायनिक साम्य में भी बोलता था ना आपसे, x माइनस करते थे C माइनस x और x बनना करता था, ये तो लिखते थे। आयनन की मात्रा अल्फा क्या होती थी? वियोजित मोल कितना हमारा x है और प्रारंभ में क्या लिया C, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ जाएगा ना C अल्फा, तो मैं डायरेक्ट x की जगह C अल्फा लिख रहा हूँ। वैसे तो लिखना हुआ था C माइनस x लिखेगा तो x का मान किसके बराबर है? C अल्फा के बराबर है, तो लिख दिया मैं डायरेक्ट C माइनस C अल्फा और C अल्फा। और x का मान C अल्फा कैसे है वो मैं समझा रहा हूँ। अल्फा बराबर वियोजित मोल x अपॉन C, तो यहाँ x बराबर आ जाता है, x बराबर आ जाएगा C अल्फा। इस टाइप से हमने डायरेक्ट लिख दिया C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने इसके लिए द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगा दिया, ये लीजिए द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। तो वो हो जाएगा आयनन नियतांक हमने K लिखा, तो K लिखा जाएगा उत्पाद A प्लस B माइनस अपॉन AB की सांद्रता, इनकी वैल्यू पुट करें। इसकी जगह लिखा C अल्फा, ये भी C अल्फा, इसकी जगह लिखा C माइनस C अल्फा, या से लिख दिया C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, C से C कैंसिल हो गया तो ये बन जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा का मान अगर 1 की तुलना में कम है, और वैसे भी पता है दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो अल्फा 1 की तुलना में कम ही होता है, तो 1 माइनस अल्फा की जगह हमने 1 रख दिया, तो यहाँ से K बराबर आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, अल्फा बराबर आता है अंडर रूट K अपॉन C। यहाँ समझ रहे हैं, अल्फा रूट C के व्युत्क्रमानुपाती है, और आप जानते हैं सांद्रता और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये तो आप समझते ही हैं। आयतन बढ़ाओगे तो सांद्रता कम होती है, तो बोल दिया हमने सांद्रता के रूट के व्युत्क्रमानुपाती है, या ऐसा बोल दो तनुता के समानुपाती है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है, तनुता बढ़ाने की वजह से अल्फा बढ़ेगा, ये तो पॉइंट है, तनुता बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है। तो आप तो सीधा कंसेप्ट याद कर लीजिए कि आपके पास एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन है, अगर आप उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन को तनु करते हो तो उस तनुता बढ़ाने के साथ उसके आयनन की मात्रा अल्फा का मान बढ़ता है। ये आपका ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ठीक है।